अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम विजुअल प्रोग्रामिंग का थर्ड लेक्चर जो है जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स और सिंपल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी उनको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है ये एक्चुअली जितने भी जो आपके इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो और स्विच का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। फिर इस तरह से जो आपके कुछ लूपिंग का भी स्ट्रक्चर होता है लूप्स का, जिसमें आप फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप से हमको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर और सिंपल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं सी शार्प में या फिर हमारी विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। उससे कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो है वो भी साथ में कर लेंगे। तो फर्स्टली जो अगर हम बात करें असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, तो ये आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आप कोई भी जो कोड लिखते हैं किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का, आप सी प्लस प्लस का लिख लें या फिर आप जावा का जो भी आप कोड लिखे होते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो मेजर हमारे यूज़ हो रहते हैं। तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो सी शार्प में या डॉट नेट विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर जो मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है आपके पास फर्स्ट जो है वो प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवीजन और आपके पास रिमाइंडर का है। तो ये आप इन्हें हम इन ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम इस तरह से है कि आप ये सिंपली भी लिख सकते हैं, यानी कि सैम्पल एक्सप्रेशन इस तरह से कि आपने कोई असाइनमेंट करनी है, आपने ऐसा करना है कि जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन है आप कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने से अंडरस्टैंड किए थे कि वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किया है, उसमें कोई वैल्यू ऐड की है और आप ये जो वैल्यू है आप ये असाइन करना चाहते हैं। इसका एक सिंपल वे ये है कि आप सिंपली जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लें, प्लस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। इसका मीन भी यही है कि आप क्या कर रहे हैं कि सी वेरिएबल में 7 ऐड कर रहे हैं और फिर आप उसकी असाइनमेंट कर रहे हैं सी के अंदर। ठीक है। सेकेंड जो इसी तरह से जो माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का है कि बजाय ये कि आप इस तरह से इसको एक्सप्रेस करें कि d माइनस फोर इज इक्वल टू डी, आप सिंपली सकते हैं कि d माइनस इज इक्वल टू फोर। तो वो क्या करेगा कि d में से 4 को माइनस करके जो वैल्यू आंसर आएगी उसको वो d को साइन कर देगा। तो चाहे आप काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन लिख लें या आप काउंट प्लस प्लस लिख लें, इसको विजुअल प्रोग्रामिंग में सेम ही कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर जो है। तो जस्ट लाइक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज का जो सी प्लस प्लस अगर आपने पढ़ी उसमें भी इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव अगर हम बताएं, तो ये जो ऑपरेटर्स हैं, कुछ ऑपरेटर मेजर ऑपरेटर हमारे जो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपके पास पैरेंथेसिस है, इसका जो प्रेसिडेंस है वो टॉप है, हाई है। और सबसे लोएस्ट जो वो आपकी अरिथमेटिक जो ये जो आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं कि सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो आपकी होगी पैरेंथेसिस की। फिर उसके बाद यूनरी जो ऑपरेटर होते हैं उनकी आपकी और जो आपके पास प्रेसिडेंस होती है वो उससे लो होती है। फिर उसके बाद जो आपके पास यूनरी प्रीफिक्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, एक पॉजिटिव प्रीफिक्स है। ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन जो है इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे। जब आप अरिथमेटिक परफॉर्म कर रहे होते हैं, अरिथमेटिक अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास से ये डिफरेंट जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या है, कौन सा ऑपरेटर हमारा जो है वो पहले फर्स्ट उसको जो है वो हमारा जो विजुअल प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है वो उसको ट्रांसलेट कर रहा होगा, कौन से है प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही होगी। तो सबसे टॉप पर हम देखें कि जितने भी जो आपके पास ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस होती हैं वो, फिर उसके बाद यूनरी पोस्ट फिक्स है, प्रीफिक्स है, ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हैं। ठीक है। उसके बाद एडिटिव है। फिर आपके पास जो रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इनकी प्रेसिडेंस उसके बाद में है। फिर उसके बाद आप इक्वालिटी के लिए जो यूज़ करते हैं, फिर ये कंडीशन के लिए है। ठीक है। तो ये हम सी शार्प में जो कंडीशन को चेक करने के लिए क्वेश्चन मार्क और आपके पास जो है वो हाइफन साइन जो है ये यूज़ कर रहे होते हैं, तो राइट टू लेफ्ट जो है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जो अभी हमने देखे, इक्वल है, प्लस इक्वल है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीपल इक्वल है, डिवीजन, ये लास्ट में इनकी प्रेसिडेंस है, ये लो प्रेसिडेंस है और ये सबसे हाईएस्ट जो है वो हमारी पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस है। ये स्टूडेंट इसलिए आपको ये टेबल शो किया गया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जब आपने कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन या असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो अपने कोड में जो है वो उनके प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अब यहाँ एक सिक्वेंशियल प्रोग्राम जो है वो मैं यहाँ पर एक शो करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपने
जो कोई भी जो प्रोग्राम है उसके लिए हमने जो है अगर वो क्लासेस जो है वो डिफाइन करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास हमने डिफाइन की एडिशन की, और हमने यहाँ पर स्टैटिक मेन स्ट्रिंग मेन के फंक्शन में हम यहाँ पर स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर यूज़र फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर बाय द यूज़र, और फिर यहाँ पर आपने सेकंड नंबर जो है एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, और यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने स्ट्रिंग टाइप नंबर जो हैं वो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, और नेक्स्ट फिर आप इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि आपने वेरिएबल्स को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उसकी टाइप मेंशन करनी है, देन जो है वो उसका नेम वेरिएबल का शो मेंशन करना है। तो चूंकि हमने एडिशन करनी है तो एडिशन के लिए फिर जो सिक्वेंशियल जो प्रोग्रामिंग है उसको हम देखते हैं किस तरह से आप जो है वो विजुअल C++ में उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने फर्स्टली इन वेरिएबल्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आपने जो है वो यूज़र से डाटा को रीड करना है, नंबर जो है वो स्ट्रिंग टाइप गेट करना है। उसके लिए जो कमांड थी वो हमने देखी थी, वो कंसोल डॉट राइट। कंसोल डॉट राइट में आप यहाँ पर आप कंसोल पे क्या राइट करना चाहते हैं, जो आपका जो यूज़र है उसको स्क्रीन पर क्या शो हो मैसेज, वो मैसेज फिर आपने अंडरस्कोर में लिखना है यहाँ पर, प्लीज़ एंटर द फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, सेमीकोलन क्लोज। तो आपने अगर उस फर्स्ट इंटीजर को यूजर से गेट करना है तो उसके लिए आपने कंसोल डॉट रीड लाइन से रीड लाइन के फंक्शन कॉल करना है। वो क्या करेगा कि जो भी यूजर कंसोल पे टाइप करेगा इंटीजर, उसको वहां से गेट करके फर्स्ट जो नंबर है उसमें सेव कर देगा। इसी तरह से अगर आपने सेकंड इंटीजर आपने सेकंड स्ट्रिंग जो है वो गेट करनी है, उसके लिए आप यहाँ पर लिखिए कंसोल डॉट राइट प्लीज एंटर द सेकेंड इंटीजर। तो आपने यहाँ पर न्यू लाइन आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, यानी कि आपका ये टेक्स्ट जो है ये कंसोल पर फर्स्ट लाइन पे शो हो रहा होगा, सेकंड लाइन पे जो है वो ये शो हो रहा होगा कि प्लीज एंटर द सेकेंड इंटीजर। अब यूजर जब सेकंड इंटीजर एंटर करेगा उसको गेट करने के लिए, उसको अपने पास नंबर में सेव करवाने के लिए आप जो है कंसोल डॉट रीड लाइन का फंक्शन कॉल करेंगे। तो याद रखिएगा कंसोल से आपने डाटा को रीड करना है ताकि आप उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकें, तो उसके लिए कंसोल डॉट रीड लाइन है। और जो कंसोल पे अगर आपने कुछ राइट करना है तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट का फंक्शन है। तो ये सिंपल है, इतने टफ नहीं है, आपने इनको याद रखना है कि अगर स्क्रीन पर आपने कंसोल कंसोल कहते हैं विंडोज स्क्रीन, जहां पर आपको पास आपकी इनपुट या आउटपुट शो हो रही होगी, तो वहां पर अगर आपने कुछ राइट करना है तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट को फंक्शन को आपने जो है वो लिखना है। और अगर आपने यहाँ वहां से कुछ डाटा गेट करना है, रीड करना है, तो आपने कंसोल डॉट रीड लाइन के फंक्शन को। अब आपने जो टाइप की चेंज करनी है, टाइप को अगर आपने जो डाटा है वो आपने जो डाटा गेट किया है यूजर से, जो आपने डाटा गेट किया है, अगर आपने उसकी टाइप चेंज करनी, अभी जो हमने डाटा गेट किया है वो कौन सा डाटा गेट किया है, इंटीजर डाटा, ऐसे ही है ना। इंटीजर डाटा गेट किया और उसको हमने इंटीजर वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया, नंबर 1 और नंबर 2 में। अब अगर आप जो है उसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने कमांड जो पढ़ी थी वो ये थी, इंटीजर 32 डॉट पार्स, पार्स की कमांड हम यूज करते हैं। तो वो इंटीजर 32 डॉट पार्स के फंक्शन में जब हम फर्स्ट जो नंबर है जो कि इंटीजर टाइप का नंबर है वो हम देंगे, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग टू इंटीजर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग में आपने नंबर गेट किए, आपने अगर आपने इनको जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर आपने लिखा इंटीजर 32 डॉट पार्स फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर जो आपने गेट किया होगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, उसको आपको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके नंबर 1 में स्टोर करवा देगा। इस तरह से अगर आपने जो सेकंड नंबर गेट किया था यूजर से, ये एंटर था सेकंड इंटीजर, उसको सर आपने गेट किया था। जी जी। सर जैसे स्ट्रिंग से इंटीजर या इंटीजर से स्ट्रिंग में जब आप डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं तो बैकएंड में मेमोरी कैसे बनती है फिर? बैकएंड पे मेमोरी कैसे बनती है? जी सर, जैसे वो इंटीजर के 4 बाइट हुए, जी, मतलब तो उस स्पेस बन गई, लेकिन स्ट्रिंग जब कन्वर्ट करेंगे तो फिर वो जो 4 बाइट होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे उसी में ही कन्वर्ट कर देगा। वो उसी में कन्वर्जन हो रही होती है हमारी, यानी कि वेस्ट नहीं होती हमारी मेमोरी। जैसे हम उसकी टाइप चेंज करते हैं उस लिहाज से उसकी मेमोरी का जो साइज है वो भी उसी लिहाज से रिजर्व हो जाता है, उसी लिहाज से चेंज होता है। यहाँ पर जो हम ये पार्स का जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो जैसे ये टाइप चेंज कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली मेमोरी का बैकएंड पे जो उसका साइज है वो भी चेंज हो जाएगा।
सर देखें, अगर एक डाटा टाइप 4 बाइट की है और दूसरी जो हमने कन्वर्ट की है वो एक है या कुछ बिट्स की है, तो फिर वो जो बाकी ये बच जाएंगे बाइट्स, वो किधर जाएंगे? तो वो तो मेमोरी में जो बाकी जो है वो उनको डीएलोकेट कर दिया जाएगा। जस्ट वही बाइट्स रखे जाएंगे जितने उसके लिए मेमोरी के लिए रिजर्व है। तो बाकी सर वेस्ट ही हो गए ना। ओब्वियसली वो कि चूंकि हमें रिक्वायर्ड वो नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो तो बैकएंड पे जो है वेस्ट हो रहे होंगे। चलो। ठीक है, तो एक्चुअली बैकएंड पे इस तरह से होता है कि जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो जो साइज हमारा होता है मेमोरी का रिजर्व का जो साइज है, उसके अकॉर्डिंग जितना साइज हमें रिक्वायर्ड होता है उतने साइज का जो है वो डाटा वो उसमें जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो हो जाती है। बाकी जो वो डी एलोकेट का हो जाते हैं, क्योंकि हमें जो टाइप हमने डिफाइन की होती है जो उसी उतना ही जो हमारी मेमोरी रिजर्व रहती है। जब आपने आपने ये जो इन 32 डॉट पार्स का फंक्शन जो है ये कॉल किया और इसमें जो फर्स्ट नंबर इंटीजर टाइप गेट किया था उसको आपने कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, तो ओब्वियसली अब जो इस जो नंबर 1 है, अब ये ऐसा है कि यहाँ पर हम ना जो फर्स्ट नंबर से में जो डाटा पड़ा हुआ है एक्चुअली ये उसको टाइप जस्ट चेंज कर रहा है और टाइप चेंज करके उसको सेव करवा रहा है नंबर 1 जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसमें। कॉन्सेप्ट को आप ना यहाँ पर मिक्स ना करें। एक्चुअली हो ये रहा है यहाँ पर ये वो बता रहा है कि आपने ना नंबर्स जो है वो गेट कर लिए, आपने स्ट्रिंग टाइप लेट्स सपोज के नंबर गेट कर लिए यूजर से। अब जर सी बात है स्ट्रिंग टाइप का जो डाटा है वो आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल के अंदर स्टोर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिस टाइप का आपने डाटा स्टोर करना है उस टाइप का ही आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। अगर आपने इंट लिखा हुआ है ना, इंट वेरिएबल 1, तो आप जब यूजर से डाटा गेट करेंगे तो आप उसको स्ट्रिंग टाइप डाटा गेट करके इंट में सेव नहीं करवा सकते, आपको इन टाइप डाटा ही सेव करवाना होगा उसमें। अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया तो आपको स्ट्रिंग टाइप का डाटा उसमें सेव करवाना होगा। तो जो सी टाइप हमारी होती है वेरिएबल की उस टाइप का डाटा ही आप स्टोर करवा सकते हैं वेरिएबल के अंदर जो है। ठीक है, तो इसलिए आपने जब स्टूडेंट ये कन्वर्जन जो आपके पास ये पास का फंक्शन ये जस्ट ये कह रहा है उसकी टाइप चेंज कर रहा है, जस्ट उसमें जो वैल्यू पड़ी होगी उसकी टाइप चेंज हो रही होगी और वो फिर जब उसकी टाइप चेंज हो जाएगी तो वो फिर हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल नहीं चेंज कर रहे हैं हम, वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी टाइप चेंज कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर के अंदर फर्स्ट नंबर वेरिएबल है, इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो स्ट्रिंग टाइप डाटा पड़ा हुआ था, उसके टाइप चेंज करके हमने इसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, देन उसको हमने सेव किया नंबर 1 में। अब जब आप इंटीजर टाइप में आपने सेव कर लिया देन आप उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आप ऐड करने आपने ऐड करने के लिए सिंपली सम का जो वेरिएबल है आपने डिक्लेयर किया हुआ था उसमें आप लिख रहे हैं कि नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, अब आपने उसका सम को आउटपुट करवाना है तो उसके लिए जो आपको जो है वो हम फंक्शन कॉल करते हैं वो ये है कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, द सम इज, और यहाँ पर आप जो है वो सम जो वेरिएबल है वो दे दें तो वो आपका जो भी इन दो नंबर्स का सम होगा वो स्क्रीन पर कंसोल पर आउटपुट करवा देगा। और फिर आप यहाँ पर मेन की ब्रैकेट को क्लोज कर दें और क्लास जो एडिशन की उसको क्लोज कर दें। जी स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, समझ ना लगी हो ये किस तरह से कर रहा है? ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये वही कोड, इसी कोड को जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा एलेबोरेट किया गया, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके यहाँ पर शो किया गया कि फॉर फॉर एंड रीड द फर्स्ट नंबर द यूजर एज ए स्ट्रिंग। तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट के फंक्शन को कॉल हमने किया यूजर से डाटा गेट करने के लिए, और उसको फिर हमने फर्स्ट नंबर जो है उसमें सेव किया। फिर सेकंड जो है वो हमने सेकंड नंबर गेट करने के लिए कंसोल डॉट राइट के फंक्शन को जो है के थ्रू हमने यूजर से कहा कि वो एक नंबर इंटीजर नंबर एक एंटर करे, उसने एंटर किया, उसका हमने सेव कर लिया। फिर आपने जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट जब आपने कर लिया फिर आपने एडिशन परफॉर्म किया और उसको डिस्प्ले करवाया। इस कोड के हवाले से कोई भी पॉइंट अंडरस्टैंड ना हुआ हो वो पूछ लें। सिंपल ये 2 नंबर्स के एडिशन का कोड लिखा गया जिसमें वो आपको बेसिक जो विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए जो सी शार्प का कोड है उसकी अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है कि आपने किस तरह से कंसोल डॉट रीड लाइन के फंक्शन को कॉल करना है, किस तरह से कंसोल डॉट राइट का जो फंक्शन है उसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, और किस तरह से आप नंबर्स की जो है वो टाइप चेंज करते हैं इन 32 पार्ट्स के फंक्शन के थ्रू। जी स्टूडेंट, इसमें कोई कंफ्यूजन हो आपको, समय लगी क्लास? यस सर, समझ लग गई है। जी ठीक है, तो आप मुझे रिप्लाई कर दिया करें ताकि मुझे क्लियर हो जाए और हम फिर नेक्स्ट आगे मूव करें।
अगर नेक्स्ट हमें ना सीक्वेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक जो है ना ये फर्स्ट आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू सो ऑन इस तरह से। ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट कुड बी अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, अ मेथड कॉल, कंसोल डॉट राइट। कि आपके पास जब आप सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें अब ये है कि आप एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया है, उसके थ्रू आपने एक सीक्वेंस है, या फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है वो ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक मेथड को कॉल करते हुए। और मोर कम्प्लेक्स स्टेटमेंट टू बी कवर्ड लेटर। तो हम यहाँ पर आगे फर्दर जो है इसको देखते हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है उसको हम आप विजुअल प्रोग्रामिंग में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के स्टेटमेंट की हम डिवीजन कर लेते हैं। सीक्वेंस स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट जो है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट जिसने हम जो फर्स्ट जो है वो हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट है, जिन्हें हम कंडीशनल स्टेटमेंट का भी नाम देते हैं। तो डिसाइड वेदर और नॉट टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दीज आर कॉल्ड द सिलेक्शन स्टेटमेंट और डिसीजन स्टेटमेंट। यानी कि जब आप इफ की स्टेटमेंट यूज करते हैं या इफ एल्स की स्टेटमेंट करते हैं या स्विच की स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट आप क्यों यूज करते हैं, ये आप एक्चुअली आपने किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट जो है उसको सिलेक्ट करना है कि वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये कौन सी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, कौन सी स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट इसे हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट भी नहीं हम कहा जाता है, जो आप इफ एल्स है, स्विच है, उसको यूज करते हैं। तो वो हम उसको हम देखेंगे कि सी शार्प में जो है या विजुअल प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। सेकेंड जो है वो रेपिटेशन स्ट्रक्चर है हमारा, जैसे कि लूप स्टेटमेंट जिन्हें हम कहते हैं, वो उसमें कौन कौन से हैं कि रिपीटिंग एग्जीक्यूटिंग द सेम स्टेटमेंट। अगर आपने सेम स्टेटमेंट को मैनी टाइम्स रिपीट करना है, उसके उन स्टेटमेंट को हम लूप स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और वो स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, वाइल स्ट्रक्चर है, डू वाइल स्ट्रक्चर है, फॉर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये वो आपके पास स्टेटमेंट हैं जो कि हमारी यूज हो रही होती हैं लूप स्ट्रक्चर के लिए। तो फॉर ईच स्ट्रक्चर भी आपका एक होता है। तो ये टोटल जितनी भी अभी आपने जो स्टेटमेंट देखी है, एक आपने कंडीशनल स्टेटमेंट और एक आपने लूप स्टेटमेंट जो है, ये आपके बेस होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी देख लें, सी प्लस प्लस देख लें, सी शार्प देख लें, आप जो है पाइथन, कोई भी जो आप लैंग्वेज देखें, उनमें लाजमी तौर पर ये बेसिक जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं और लूप स्टेटमेंट हैं ये यूज़ होती हैं। तो इनके सिंटैक्स आपने उधर भी अंडरस्टैंड किए हैं, अब इनको हम सी प्लस प्लस में भी देखेंगे, सी शार्प में देखते हैं इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वाई कंट्रोल स्टेटमेंट, तो लास्ट फ्यू क्लासेस अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जो है जिसे हम सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है, तो उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो मोस्ट प्रोग्राम नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन इज द कॉल्ड द फ्लो ऑफ द कंट्रोल, कि आपने प्रोग्राम का फ्लो को कंट्रोल करना है। आपने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, 100 लाइन का लिखा है, 1000 लाइन का लिखा है, और आप चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है स्टेटमेंट का ये पहले एग्जीक्यूट हो। और कंडीशनल जो है, अगर आपने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन को चेक करते हुए फिर जो है वो आपने ब्लॉक एग्जीक्यूट करवाना है, तो फिर आपके वो कंडीशनल जो है फॉर लूप और वाइल, डू वाइल जो है उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, और इफ एल्स जो है ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। तो pseudo कोड एंड फ्लो कंट्रोल जो है रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंट्रोल, उसके लिए हम pseudo कोड के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड वे जो आपका फ्लो कंट्रोल का रिप्रेजेंट करने का है वो फ्लो चार्ट का है। तो pseudo कोड जिसमें हम आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज है, यानी कि आपको कोई स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए नहीं जो है वो अपने कोड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। pseudo कोड से मरा दिया था कि टू सम एक्सटेंट इंग्लिश स्टेटमेंट और हाई लेवल लैंग्वेज का जो है वो बेसिक सिंटैक्स जो है, बेसिक टर्म जो है वो हम अपनी यूज़ करते हैं प्रोग्राम की लॉजिक को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये किसी भी जो एल्गोरिदम है, जो स्टेप बाय स्टेप जो है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिदम जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं प्रोसीजर कोड जो है। तो ये सिम इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा जाता है। तो नो एक्चुअल ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड नहीं होता हमारा प्रोसीजर कोड जो है। फिर सेकंड जो वे है फ्लो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का, वो ग्राफिकल वे है जिसे हम फ्लो चार्ट का नाम देते हैं, जिसमें हम रेक्टेंगल को यूज़ करते हैं अपने जो है वो एक्शन को शो करवाने के लिए, सर्कल जो है वो कनेक्टर्स होते हैं हमारे, और डायमंड जो है वो डिसीजंस होते हैं। तो ये कुछ फ्लो चार्ट या फ्लो कंट्रोल जो है स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट के हुए हैं। तो
सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर जो है, जैसा कि आपने यहाँ पर एक सीक्वेंस में जो है वो इस तरह से है कि आपने लेट्स सपोज के टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ग्रेड, और फिर नेक्स्ट आपने लिखा काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो पहले जो है वो टोटल, ठीक है, ऐड ग्रेड टू द टोटल, फिर ऐड 1 टू द काउंटर। तो एक्चुअली इस तरह से होगा कि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सीक्वेंस जो है वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर है कि ग्रेड को टोटल में ऐड करके फिर उसको असाइनमेंट की जा रही है। इस तरह से काउंटर में 1 ऐड करके फिर जो है वो काउंटर जो है वो उस वेरिएबल में वैल्यू साइन। तो ये वो बेसिकली ना सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं कि सिक्वेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली होता क्या है। तो सी शार्प कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या है कि सेम जस्ट लाइक आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज का बाकी जो सी प्लस प्लस या फिर जो है वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी किसी भी हाई लेवल जावा की भी अगर हम बात करें तो उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि आपके पास इफ एंड एल्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इस तरह से, अगर आपके पास कोई कंडीशन ट्रू होती है तो फिर नेक्स्ट जो है वो आपने कौन से स्टेट जो है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है देन जो है वो आपने कौन से सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है। तो ये आपके पास इफ एल्स का डबल सिलेक्शन का स्ट्रक्चर कहलाता है। और एक आपके पास सिंपल इफ होती है जिसमें आपके पास जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर वो कंडीशन जो है वो ट्रू होती है देन जो है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर आपके पास वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपका प्रोग्राम वैसे ही टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट एक हम जो स्ट्रक्चर है वो यूज करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, वो स्विच का स्ट्रक्चर है। तो स्विच का स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब आपने एक से ज्यादा मैनी केसेस डिफाइन करने हो। इफ सिंपल इफ का स्ट्रक्चर जस्ट एक केस के लिए, इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है ये 2 केसेस को डील कर रहा है, और स्विच का जो स्ट्रक्चर है ये मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं सी शार्प में। मीन के आपने जो है वो यहाँ पर एक स्विच स्ट्रक्चर डिफाइन किया, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और ब्रेक हो, अगर फॉल्स होती हैं तो फिर सेकंड जो स्विच स्ट्रक्चर है उस पर आपका आ जाए, और अगर वो ट्रू रहता है तो वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर दे, अगर फॉल्स होता है तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास स्विच स्ट्रक्चर है उस पर मूव कर जाए। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिफाइन किए होते हैं कि आपने जो है वो कौन कौन से केसेस जो हैं, कौन सी कंडीशन, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कौन सा स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है, अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो फिर कौन सा एग्जीक्यूट करना है, थर्ड कंडीशन ट्रू होती है फिर कौन सा स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना है। तो मैनी ब्रांचेस में हम अपने कोड को जो है वो लिख देते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो हम उन स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, तो ये हमारा जो एक बेसिक फ्लो स्ट्रक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर सिलेक्शन का। अब जो सिलेक्शन स्टेटमेंट हैं, ठीक है, वो उनको हम किस तरह से सी शार्प में मेंशन करते हैं कि आपके पास सबसे पहले फर्स्टली आपका इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इफ, और आप पेरेंथेसिस में जो है वो अपना टेस्ट मेंशन टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास कहते हैं कि इफ जो आपके पास नंबर हैं वो स्टूडेंट के वो ग्रेटर देन 80 हैं, देन आप नेक्स्ट आपने कोड लिखा है कि आपने उसका जो है वो ग्रेड किस तरह से कंप्यूट करना है। तो कोड एग्जीक्यूटेड इफ टेस्ट इज ट्रू, तो अगर ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा लाइन ऑफ कोड जब आपका टेस्ट ट्रू होता है। इफ के बाद इफ स्टेटमेंट causes the program to make a selection, choose the based on the condition, इनकी कंडीशन आपकी जो होगी उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट कर रहा होगा। तो टेस्ट एन एक्सप्रेशन दैट एवेल्युएट टू अ बूलियन टाइप, तो हम बूलियन टाइप टेस्ट यहाँ पर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं कि अगर वो ट्रू होगा देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर वो जो टेस्ट है वो फॉल्स होगा तो आपका एक्शन जो है उसको स्किप कर दिया जाएगा। तो सिंगल एंट्री एग्जिट पॉइंट हमारा ये होता है, नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन। एक पॉइंट आपने याद रखना है कि इफ की कंडीशन जब हम इफ स्ट्रक्चर जब आपने लिखना है तो ये जो कंडीशन हमारी होती है इसके बाद आपने सेमीकोलन नहीं लिखना। हाँ, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो होती हैं उनके बाद आप सेमीकोलन लिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इफ का जो कंडीशनल पार्ट होता है वहां पर आपने सेमीकोलन यूज नहीं करना। क्लियर है। तो ये यहाँ पर द बॉडी ऑफ द ब्रांच कैन बी अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि बॉडी की अगर हम ब्रांच के हम देखें
तो एक भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ करने होंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे और जितनी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर हो रही होंगी, ठीक है, उनको आप सेमीकोलन से जो है वो टर्मिनेट कर रहे होंगे। तो नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन, तो ये सेम आपने ये रूल याद रखना है कि कंडीशन के बाद सेमीकोलन हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये नेक्स्ट जो है वो आपको एग्जांपल शो करेगी कि आपने इफ का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप सी शार्प में या विजुअल प्रोग्रामिंग में अगर आपने इसको देखना है तो आपने यहाँ कंडीशन लगाई ग्रेट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो अगर ये ट्रू होती है तो प्रिंट आप करना है पास्ट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपने जो है वो आपने यहाँ पर इसको जो है वो टर्मिनेट कर देना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसको सिंपली स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को अगर आपने सी शार्प में देखना है तो आप यहाँ लिखेंगे इफ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 कंसोल डॉट राइट लाइन पास्ट, तो यानी कि उसके आउटपुट करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट, कंसोल पर आउटपुट करवाने के लिए, और जो भी आपने स्ट्रिंग आउटपुट करवानी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है, अंडरस्कोर में। तो डबल कोट्स में उसे हम स्ट्रिंग को लिखेंगे और यहाँ पर सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे। तो ये जो है आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो है इफ का स्ट्रक्चर, जिसमें एक ही स्टेटमेंट उसको शो किया गया। अगर नेक्स्ट हम एग्जांपल में देखेंगे, अगर आपने एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को शो करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि आप सिंपल भी लिखते हैं, ठीक है, और अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर पैरेंथेसिस के जरिए भी शो कर सकते हैं, यानी कि आप पैरेंथेसिस जो है वो लिख के वहाँ पर आप बॉडी ऑफ द इफ के अंदर आप कंसोल डॉट राइट और यहाँ पर पास्ट जो है वो मेंशन कर रहे हो। तो इफ एल्स का जो स्टेटमेंट है उसमें इस तरह से है कि अगर आपके पास टेस्ट ट्रू होता है तो फिर इफ के बाद जो आपने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और अगर टेस्ट फॉल्स होता है तो फिर आपके एल्स वाला पार्ट जो है वो शो हो रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं कि टू जो है टू वे आपका है इफ एल्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, टू सिलेक्शन पार्ट है इफ एल्स के स्टेटमेंट में। तो अल्टरनेट कोर्स कैन बी टेकन व्हेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स रादर देन वन एक्शन देयर आर टू चॉइस, एक एक्शन पर दो चॉइसेस अब हमारे पास मौजूद हैं। टेस्ट आपका एक ही है लेकिन एक ऑप्शन पे आपके टू जो है वो चॉइसेस मौजूद है। नेस्टेड स्ट्रक्चर कैन टेस्ट मैनी केसेस, तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि नेस्टेड जो है वो भी लगा सकते हैं, और यानी कि नेस्टेड इफ अगर आप इफ एल्स यूज़ करते हैं तो मैनी केसेस को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो हम इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं किसी टेस्ट की बेस पे आपने कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इसकी जो है वो एग्जांपल जो है वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि आपने इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करना है अपने विजुअल सी शार्प में। तो आप यहाँ पर इसको अगर हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें तो ये है कंडीशन, अगर ये हमारा जो है वो कंडीशन है, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका ये स्टेटमेंट जो है कंसोल डॉट राइट लाइन पास्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो रही होगी, और अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके पास एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज स्टूडेंट ने ग्रेड जो गेट किए हैं वो अगर तो उसने ग्रेड गेट किए हैं, स्टूडेंट के जो ग्रेड है वो आपके पास है 70, तो आपके पास ये जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो रही होगी कंसोल डॉट राइट पास। और अगर आपके पास यहाँ पर जो ग्रेड्स हैं ये वैल्यू जो है वो आपके पास इस वेरिएबल की वैल्यू वो आ जाती है 50, आपके पास कंसोल डॉट राइट लाइन ये जो फेल वाला आपकी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो रही होगी। क्लियर स्टूडेंट, इसकी समझ लगी है कि आपने किस तरह से इफ एल्स जो है उसका इफ का स्ट्रक्चर कैसा इंप्लीमेंट करना है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं। नेस्टेड इफ एल्स ये भी हमारा जो है वो यूज़ हो रहा होता है। आपने अगर मल्टीपल जो है वो स्टेटमेंट मल्टीपल जो है वो आपने जो है वो टेस्ट करना है उसके लिए, तो द स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इफ स्टेटमेंट और एल्स क्लॉज कुड बी अनदर इफ स्टेटमेंट, तो देयर आर कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखें नेस्टेड इफ एल्स में इस तरह से है, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन 90 कंसोल डॉट राइट उसको आपने ए ग्रेड असाइन करना है। एल्स इफ अगर आपके पास ये कंडीशन फॉल्स होती है देन फिर कौन सी स्टेटमेंट आपने कंडीशन चेक करनी है। स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 है, आपने कंसोल डॉट राइट आपने बी ग्रेड असाइन करना है। एल्स इफ स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन 70 है तो आपने उसको सी ग्रेड असाइन करना है। एल्स इफ अगर स्टूडेंट ग्रेड ग्रेटर देन 60 तो आपने डी ग्रेड असाइन करना है। एल्स जो लास्ट ऑफ की होगी एल्स वो आपने
कंसोल डॉट राइट आपने, अगर आपके जो इनके अलावा अगर कोई भी ये जो सारी कंडीशन आपने चेक कर ली है, इनके अलावा अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो हुए तो आपने उसको जो है वो एफ ग्रेड असाइन करना है। ये आपका आपने देखा कि ये स्ट्रक्चर जो है हमारा इफ एल्स का स्ट्रक्चर है। तो ये सिंपल एग्जांपल इसलिए आपको करवाई जा रही है ताकि आपको एक दफ़ा विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर भी इनको हम किस तरह से इफ एल्स का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ करते हुए अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाए आपको। आगे नेक्स्ट जो है स्टूडेंट, वो टर्नरी कंडीशंस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर जो है इसमें हम कंडीशनल ऑपरेटर का नाम देते हैं C# में। तो इस ये टर्नरी ऑपरेटर जो है ये किस में मौजूद है, जस्ट C# में मौजूद है। ये आपके पास E1, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टर्नरी कंडीशन जो है ये आपने क्वेश्चन मार्क और ये जो है हाइफन साइन, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एक्सप्रेशन सिमिलर टू एन इफ एल्स स्ट्रक्चर। जैसा कि स्ट्रिंग टाइप आपने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का जो है, और इसी तरह से नंबर जो है क्यू इंटीजर टाइप का बनाया, और यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर जो अब क्यू है इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास क्वार्टर जो है वो आउटपुट आपने करना है, यहाँ पे कॉलन जो है क्वार्टर्स। तो ये बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो एक्चुअली आपने अगर टर्नरी कंडीशन चेक करनी है कि आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो इन तीनों में से, ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, उसको आपने टेस्ट करना है, तो इसलिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, और ये जस्ट C# में मौजूद है। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी स्टूडेंट आप जो है दोबारा क्लास रिज्वाइन करें ताकि आप आगे जो है इसके हम एग्जांपल जो है वो देख लें, और बाकी जो है जो कंडीशनल ऑपरेटर हैं इसको और बाकी जो कंडीशनल स्टेटमेंट उनको हम स्टडी करें। तो अभी आप 40 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, क्लास दोबारा रिज्वाइन करें, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं।